अमेरिकन और यूरोपियन साइंटिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, थिंकर्स और इन जनरल सक्सेसफुल लोगों को अगर आप गौर करोगे, उनको ऑब्जर्व करोगे, तो उनमें एक बात कॉमन ये पाओगे कि वो लोग ज़्यादा करके एथियस्ट होते हैं। वो ऊपर वाले पे विश्वास नहीं करते कि खुदा नाम की कोई एक चीज़ है, कोई एंटिटी है, उसके ऊपर उनको बिलीफ नहीं होता। और वो ये कहते हैं कि जो रिलीजन है, पूरी दुनिया में जितने भी रिलीजन हैं, वो इंसानों ने घड़ी हुई मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ये इनका बिलीफ होता है इन जनरल, आप अगर गौर करोगे तो ये एक सोचने की बात है कि क्यों वेस्टर्न साइंटिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स जनरली एथियस्ट ही होते हैं। एक परसेप्शन ये बिल्ड होता है लोगों के बीच में, लोगों को लगता है कि इनकी समझ इतनी बढ़ गई है, या साइंस की समझ इनकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इनको समझ में आ गया कि खुदा है नहीं, है ना, ये परसीव होता है। लेकिन ये बात भी सच नहीं है, क्योंकि एथियज़म भी एक बिलीफ सिस्टम है। जैसे कि एक बिलीवर मानता है कि खुदा एग्जिस्ट करता है, वैसे एक एथियस्ट मानता है कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। प्रूफ दोनों के बिलीफ सिस्टम का दोनों के पास नहीं है ना। एक रिलीजियस आदमी खुदा के होने का प्रूफ नहीं दे सकता, साइंटिफिकली वो प्रूव नहीं कर सकता। और ये जो वेस्टर्न साइंटिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो एथियस्ट हैं, वो भी ये प्रूव नहीं कर सकते खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, ये दोनों उस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली मानते हैं। तो हमें ये पूछना चाहिए कि ये क्यों हुआ, वेस्ट के साइंटिस्ट के साथ ही ऐसा क्यों है? क्या ये दूसरे रीजन के साइंटिस्ट के साथ भी सेम है? अगर आप देखोगे कि अरब साइंटिस्ट या इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन थिंकर्स जो निकले, क्या वो भी सर्टन लेवल ऑफ एजुकेशन और नॉलेज पाने के बाद एथिस्ट बन गए, या वो रिलीजियस रह गए? अगरचे हर दुनिया का हर साइंटिस्ट नॉलेज पाने के बाद एथिस्ट बनता, तो शायद आप एक पैटर्न देख सकते थे कि हाँ, नॉलेज इतना बढ़ने के बाद इंसान खुदा में बिलीव ही नहीं करता। लेकिन ये बात सच नहीं है, बात कुछ और है, इसकी वजह कुछ और है। इस एथियस्टिक कल्चर की जो शुरुआत होती है, वो शुरुआत होती है साइंटिस्ट से। साइंटिस्ट एथियस्ट होते हैं और एग्नोस्टिक भी होते हैं। एग्नोस्टिक कम होते हैं, एग्नोस्टिक के मायने ये हैं कि वो लोग जो कहते हैं कि खुदा है या नहीं है मुझे पता नहीं। और कुछ साइंटिस्ट अगर रिलीजियस भी होंगे तो वो अपना बिलीफ सिस्टम रिवील नहीं करते, लोगों को दिखाते नहीं, क्योंकि अगर वो दिखाएंगे कि वो रिलीजियस हैं तो दूसरे साइंटिस्ट उनको सीरियसली नहीं लेते साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर में, तो वो छुपा के रखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया साइंटिस्ट्स का कल्चर। अब दूसरे हाथ पे आते हैं उस एरिया, वेस्टर्न कम्युनिटी के, वेस्टर्न कल्चर के पैसे वाले लोग, द बिलियनर्स मिलियनर्स ऑफ द वर्ल्ड। बिलियनर मिलियनर्स पैसे वाले लोग वो होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया, बड़ी कंपनीज खड़ी करी, बड़े बिजनेसेस बनाए। कोई एथलीट है, कोई किसी के पास इनहेरिटेंस में आया हुआ पैसा है, कोई एक्टर है, वगैरह वगैरह, ऐसे टाइप के लोग पैसे वाले होते हैं। अब इन्होंने क्या है ना, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करी हुई होती हैं, अच्छे अच्छे खाने खाए हैं, अच्छी चीज़ें ट्रैवल करें हैं, और ये एक्साइटमेंट ढूंढते रहते हैं कि कौन सी नई चीज़ उनको एक्साइट करेगी। और ज़िंदगी के एक स्टेज पे आके इंसान के साथ ऐसा हो जाता है कि दे हैव बॉट एवरीथिंग मनी कैन बाय, तो वो नई एक्साइटमेंट और नई चीज़ों को ढूंढते रहते हैं, उनको नया एक्साइटमेंट चाहिए। तो वो क्या करते हैं, दे टेंड टू हैंग आउट, मतलब उनकी आदत ये होती है कि उनको साइंटिस्ट के साथ हैंग आउट करना है। साइंटिस्ट के साथ हैंग आउट करने से क्या होता है कि उनको ये फील होता है कि वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, और साइंटिस्ट जनरली नई चीज़ों पे काम कर रहे रहते हैं, तो इनको ये सब एक्साइटिंग लगता है, और उनके साथ हैंग आउट करने में इनको एक अच्छा फील होता है। इनको लगता है कि मैं भी पार्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी हूँ, मैं भी एक जीनियस हूँ, है ना। तो वो क्यूरियोसिटी या वो पार्ट ऑफ देयर ईगो साइंटिस्ट के साथ रहने में उनका सेटिस्फाई होता है। साइंटिस्ट मिलियनर बिलियनर्स के साथ भी हैंग आउट करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पैसे के लिए, क्योंकि साइंटिस्ट अगर काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो उसको चाहिए पैसा, ग्रांट्स, क्योंकि उसको इक्विपमेंट खरीदने हैं, है ना, उसका करियर है, उसको रिसर्च पे पैसा लगता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं। तो वो कौन देंगे? वो जो कम्युनिटी के बिलियनर्स और मिलियनर्स है, वही प्रोवाइड करेंगे। तो ये लोग आपस में मिलते जुलते हैं। तो जब ये आपस में मिलते जुलते हैं, तो ये जो बिलियनर्स हैं, ये भी दे टेंड टू पिक अप दी आइडिया कि एथिज्म उनको कूल लगने लगता है ना। कि अगर साइंटिस्ट किसी चीज़ में बिलीव कर रहा है, तो उनका भी परसेप्शन ये होता है कि अरे यार, इसको इतना नॉलेज है, इतनी समझ है साइंस की, तभी ये एथिस्ट बना होगा, तो वो भी एथिस्ट बन जाते हैं। उनके अंदर भी आप एक चलन देखोगे, जो पैसे वाले ज़्यादा लोग होते हैं, वो एथिस्ट बनने की तरफ चलने लगते हैं, है ना। खुदा में उनका विश्वास कम होने लगता है, क्योंकि वो उस कम्युनिटी में हैंग आउट करना चाहते हैं। यू वांट टू फिट इन द कम्युनिटी। आपको अलग अलग जाने में एक हिचकिचाहट होती है
है ना, और इसमें फ़ायदा भी है, और अगर आप खुदा में बिलीव करोगे तो आपको कम दिमाग भी समझा जाता है। तो जनरली वो कूल लोगों का क्या बोलेंगे ग्रुप बन जाता है जिसमें सब एथिस्ट होते हैं। फिर हमारे सोसाइटी का ये माहौल है कि जो पैसे वाले लोग करते हैं वो नीचे भी लोग करना चाहते हैं, वो ट्रिकल डाउन भी होता है। तो ऐसा करते करते ये एक एथीज़म का और एथिस्टिक व्यूज़ का जो कल्चर है वो समाज में फैलता रहता है। अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि ये जो साइंटिस्ट है जितने एथिस्टिक कल्चर को हवा दी, शुरुआत करी, वो क्यों खुदा में बिलीव नहीं करता और वो क्यों रिलीजन के इतना अगेंस्ट है? वेस्टर्न जो साइंटिस्ट है वो उसको रिलीजन से इतनी ज़्यादा परेशानी क्यों है? साइंटिस्ट के इस बिहेवियर को समझने के लिए हमें यूरोप की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अगर आप मिडिल एजेस का टाइम अगर देखोगे तो यूरोप में चर्च बहुत पावरफुल था। रिलीजियस और पॉलिटिकल पावर पूरा चर्च के पास था, और चर्च उस ज़माने में किसी भी साइंटिस्ट को जीने नहीं देता था। अगर कोई इंडिविजुअल साइंटिफिक इंक्वायरी कर रहा है तो चर्च उसको वहीं दबा देता था और उसके ऊपर जुल्म भी करता था, और कोई डिस्कवरी वो होने नहीं देते थे। इसीलिए यूरोपियंस आज भी उस एरा को डार्क एजेस बोलते हैं। और कोई भी ऐसी साइंटिफिक इंक्वायरी जो चर्च को और रिलीजन को क्वेश्चन करेगी, उसके लिए चर्च के पास ज़ीरो टॉलरेंस होता था वहाँ उस ज़माने में। चर्च का जो है इंटेलेक्चुअल लाइफ के ऊपर एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल था वहाँ पर, और अगर कोई इंसान सही में साइंटिफिक इंक्वायरी कर भी रहा है तो उसको अधर्मिक है और ब्लास्फेमी कर रहा है, ऐसे इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा करके उसकी उत्पीड़न करते थे या उस पर जुल्म करते थे। तो इस वजह से एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ जिसके वजह से साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए बहुत ऑब्स्टिकल्स आए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी फाइंडिंग्स चर्च से कॉन्ट्राडिक्टरी होती थी। उन लोगों को बहुत परेशानी आई इस दौरान। इस ज़माने का जो साइंस और रिलीजन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बना गैलीलियो का ट्रायल, जिसके बारे में साइंटिस्ट आज भी बात करते हैं वेस्ट के। गैलीलियो ने ये थ्योरी प्रपोज करी कि दुनिया जो है वो सन के अराउंड घूमती है, सन को ऑर्बिट करती है, ये उसने बोला। और इसके पहले कपर्निकस करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी ये बात बोली। अब क्या हुआ ना कि चर्च क्या मानता था? चर्च मानता था कि दुनिया सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है और पूरी यूनिवर्स हमारी दुनिया के अतराफ घूमती है। तो गैलीलियो का जो बिलीफ था, नई बात गैलीलियो जो पढ़ा रहा था, वो चर्च से सीधा सीधा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था, चर्च की टीचिंग से। तो चर्च वालों ने उसके ऊपर मुकदमा चलाया। मुकदमे के बाद उसको हाउस अरेस्ट में डाल दिया। मरते दम तक वो अपने हाउस अरेस्ट में ही रहा वो। और ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि इटालियन फिलोसोफर और मैथमेटिशियन जियोडार्नियो ब्रूनो नाम था उसका। ब्रूनो ने एक थ्योरी प्रपोज करी थी कि जो हमारा यूनिवर्स है वो इन्फिनाइट यूनिवर्स है। और बहुत सारे साइंटिस्ट आज भी बोलते हैं इस थ्योरी को भी, बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि परहैप्स अपना जो यूनिवर्स है वो इन्फिनिट यूनिवर्स है। लेकिन ब्रूनो ने जब इस बात को बोला तो वो चर्च के टीचिंग्स के ख़िलाफ़ गया, तो उसको ज़िंदा जला दिया गया। और तो और उस ज़माने में चर्च ये करता था कि सारी बुक्स अपने पास रखता था। जनरल लोगों के पास किताबें भी नहीं होती थी, चर्च उसको ताला मार के अपने पास रखता था। और किसी के घर में कहते हैं कि अगर फ़िलॉसफी की किताब मिल गई तो उसका घर जला दिया जाता था। इतना स्ट्रिक्ट रूल करता था चर्च यूरोप के अंदर उस ज़माने में। और उन्होंने एक लिस्ट भी निकाली थी, उस लिस्ट को नाम दिया था उन्होंने द इंडेक्स लिब्रोरियम प्रोहिबिटोरियम। 1959 में उन्होंने एक लिस्ट निकाली थी जिसके अंदर उन्होंने सारी बुक्स और पब्लिकेशंस के नाम दिए जो उनके हिसाब से उनको लगता था कि चर्च और चर्च की टीचिंग्स के ख़िलाफ़ जाती थी। ये सारी साइंस की किताबें थी जो उन्होंने बैन करी थी। तो इससे ये बात समझ में आती है कि चर्च ने मिडिल एजेस में जो साइंटिफिक कम्युनिटी के ऊपर जुल्म ढाया, उस ट्रॉमा को साइंटिफिक कम्युनिटी आज भी भूली नहीं है। वो आज भी अपने एग्जाम्पल्स में गैलीलियो का इस्तेमाल करते हैं कि कैसे उसको प्रताड़ित किया गया था रिलीजियस लोगों के द्वारा। इसीलिए ये बाद में एक ट्रेंड बना कि अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो, और अगर आपको प्रोग्रेस करना है, किसी भी चीज़ पे स्टडी करनी है, तो आप रिलीजियस नहीं हो सकते। साइंटिस्ट कम्युनिटी और रिलीजियस कम्युनिटी के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार और बहुत बड़ा डिवाइड बन गया इस मिडिल एजेस के बाद में। इसीलिए वो ट्रॉमा पास ऑन होते होते आप आज भी देखते हो कि कोई भी साइंटिस्ट रिलीजन के नज़दीक भी नहीं जाना चाहता, इतना ट्रॉमा उनके ऊपर है। और ये सिर्फ वेस्टर्न साइंटिस्ट के साथ है, यूरोपियन अमेरिकन जो साइंटिस्ट है उन्हीं के साथ है। अगर आप देखोगे उसी समय में जब इस्लाम का गोल्डन एज चल रहा था
तो वहाँ के जो साइंटिस्ट थे वो रिलीजियस भी थे, और फिर भी वो रिलीजियस होने के बावजूद भी न्यू डिस्कवरीज कर रहे थे। अब्बासिड खलीफेट के दौरान इस्लामिक वर्ल्ड ने एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, फिलॉसफी, इसमें बहुत प्रोग्रेस किया। तो इससे ये बात समझ में आती है कि रिलीजन और साइंस बाय नेचर एक दूसरे के साथ ऑड्स पे नहीं है। आप दोनों को साथ में रख कर के भी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स कर सकते थे। ये इस्लामिक गोल्डन एज ऑफ साइंस में आपने देखा, क्योंकि इस्लामिक व्यू ये था उस ज़माने में कि सीकिंग नॉलेज भी एक इबादत का ज़रिया है। सीकिंग नॉलेज इज़ एन एक्ट ऑफ वर्शिप, ये वो लोग मानते थे। इसीलिए अब्बासिड खलीफेट के दौरान 8th सेंचुरी में उन्होंने एक बहुत बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी बनाई, बगदाद में बनाई, उसको नाम दिया हाउस ऑफ विजडम। और ये जो हाउस ऑफ विजडम था, ये एक की इंस्टीट्यूट बना नॉलेज का उस ज़माने के अंदर में। और यहाँ पर उन्होंने सिर्फ अपनी फाइंडिंग्स या अपना जमा किया हुआ या अपने रिलीजन का नॉलेज नहीं रखा, उन्होंने ग्रीक और रोमन फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स के जो वर्क है उसको भी जमा करके यहाँ पर रखा, उसको ट्रांसलेट भी किया और उसको स्टडी भी किया। और लेटर बोलते हैं कि एक जंग में ये लाइब्रेरी को जला दिया गया था, और जब वो जली थी तो इंसानियत का जमा किया हुआ बहुत सारा नॉलेज उस लाइब्रेरी के साथ चला गया। कहते हैं कि कई सारे जो चीज़ें हैं, जो फाइंडिंग्स थी, जो आज भी हमारे पास नहीं है, वो उस लाइब्रेरी में जल गई। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स उस ज़माने में बनाए गए, रिलीजियस लोगों के द्वारा बनाए गए, और वहाँ से बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी निकले, जैसे कि अल ख्वारिज़मी एक मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, जियोग्राफर थे। इनको आज के ज़माने में फादर ऑफ अलजेब्रा कहा जाता है। इन्होंने जो किताब लिखी थी, जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे, वो मॉडर्न साइंस का बेसिस बने। उनकी किताब का नाम था अल खिताब अल मुख्तसर फ़ी हिसाब अल जब्र वल मुकाबला। इसको इंग्लिश में कहेंगे द कंपेंडियस बुक ऑन कैलकुलेशन बाय कंप्लीशन एंड बैलेंसिंग, जो लेटर जा कर के उन्होंने अलजबरा का नाम पाया और ये फादर ऑफ अलजबरा बने उस वजह से। फिर आप देखोगे इब्ने सीना भी एक पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ उनको कहते हैं जो किसी एक फील्ड से लिमिटेड नहीं रहे, अलग अलग फील्ड्स में बड़े बड़े जो लोग काम करते हैं उनको पॉलीमैथ बोलते हैं, सिर्फ साइंटिस्ट नहीं कहते। तो ये भी अल ख्वारिज़मी की तरह एक पॉलीमैथ थे। इनके कंट्रीब्यूशन इन्होंने किया फिलॉसफी में, मेडिसिन में, साइंसेस में। इन्होंने एक किताब लिखी थी द कोनन ऑफ मेडिसिन। ये यूरोप में और मुस्लिम वर्ल्ड में साइंस की और मेडिसिन की किताब सेंचुरीज तक चली, इसी को रेफ़र करके हर मेडिकल का काम होता था। इतने बड़े साइंटिस्ट और पॉलीमैथ उस ज़माने में पैदा हुए। और ऐसे एग्जाम्पल्स आपको दूसरे कल्चर्स में भी मिलेंगे, जैसे कि इंडियन कल्चर में आप देखोगे, पुराने एग्जाम्पल लोगे तो आर्यभट्ट का एग्जाम्पल ले लो, जिन्होंने कॉन्सेप्ट ज़ीरो इंट्रोड्यूस किया था। बहुत फेमस किस्सा है उनका। अगर ज़ीरो नहीं होता तो शायद हम इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाते साइंस, मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी में। वैसे ही अगर थोड़ा ज़्यादा पुराना एग्जाम्पल नहीं जाते हुए अगर आप देखोगे तो CV रमन का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जिन्होंने एक रामन इफ़ेक्ट बोल के कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, जिसके वजह से उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो ये लोग भी नेसेसरीली एथियस्ट थे ऐसा नहीं था। तो इन कंक्लूजन हमें ये बात समझ में आती है कि वेस्ट के जो साइंटिस्ट हैं, जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, उनके साथ जो हुआ हिस्ट्री में, जो ट्रॉमा से वो गुजरे, उसके वजह से वो आज इतने स्ट्रांगली एथियस्ट बने हुए हैं। और ज़रूरी नहीं है कि रिलीजन और साइंस हमेशा कॉन्ट्रडिक्टरी रहे। ऐसे एग्जाम्पल्स भी हमने देखे, जब इस्लामिक गोल्डन एज में भी आप देखें कि रिलीजन और साइंस हैंड इन हैंड चला है और बहुत तरक्की किया है।